अगर आपने रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया है तो आपने एक टर्म सुना होगा ईपीएफ। इसको लेकर ना लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार उनकी सैलरी में से क्यों डिडक्शन किया जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में, यानी कि ईपीएफ के बारे में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सबसे पहली चीज तो जब आपकी सैलरी आती है तो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। वो अमाउंट आपका एक अकाउंट में जाकर सेव हो जाता है, जिसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। अब दूसरी चीज, ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने रीसेंट जॉब ज्वाइन की है और आपकी जो सैलरी है वो 15,000 या फिर उससे कम है तो आपको अपना ईपीएफ डिडक्ट कराना पड़ता है। अब यहाँ पर ना कंपनीज आपको दो ऑप्शंस देती हैं, या तो आप अपनी सैलरी में से पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट 1800 रुपीज डिडक्ट करा सकते हो, या फिर आपकी सैलरी का 12% डिडक्ट करा सकते हो। अब कंपनीज इसमें आपको या तो फिक्स्ड बताती हैं कि इतना अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा, जो कि 1800 रुपीज अप्रॉक्स होता है, या फिर आपको ये बोला जाता है कि आपकी सैलरी में से लगभग 12% निकाला जाएगा, यानी कि डिडक्ट किया जाएगा। या फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको ऑप्शन देती हैं, आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको 1800 रुपीज का डिडक्शन कराना है या फिर 12% का डिडक्शन कराना है। अब दूसरी चीज इसमें यह होती है कि जितना परसेंट अमाउंट आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, सेम परसेंट का अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ईपीएफ के कंपलसरी होने की दूसरी सिचुएशन ये होती है जब कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि हो सकता है पहले कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो या फिर 20 एम्प्लॉय हो, लेकिन बाद में छोड़ के चले गए हो। ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी को ईपीएफ अकाउंट ओपन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। अब एक बार इसके बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें ये होता है कि यूजुअली हम सेविंग्स नहीं कर पाते। जब हमारी सैलरी बहुत कम होती है तो नीड्स में या फिर वांट्स में ही चली जाती है। तो अगर आपका ईपीएफ डिडक्ट होता है तो इन दैट सिचुएशन आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाती है। अब मैं अगर दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो यहाँ पर आपको लगभग 8 से 9% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि एफडी से कई ज्यादा है। अगर देखा जाए तो एक परसेंट भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। एफडी में आपको लगभग 6 से 7% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जिस पर टैक्स भी लगता है। उसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता और आपका अमाउंट इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता। वहीं अगर मैं बात करूं ईपीएफ की, तो ईपीएफ में आपको लगभग 8 से 9% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब दूसरा एडवांटेज इसमें यह है कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, क्योंकि ये ट्रिपल ई वाले कंडीशन में आता है, एग्जेम्प्ट वाली कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता। दूसरी चीज, आप 1.5 लाख तक का इससे भी टैक्स रिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C। और साथ में जो भी आपका इंटरेस्ट आता है जब ये अमाउंट आप विड्रॉ करते हो, उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब यहाँ पर हमने एक बहुत ही ज्यादा क्लियर कंपैरिजन देखा। सबसे पहले तो एफडी में टैक्स भी लगता है, इंटरेस्ट भी कम होता है। आई नो वो सेफ होती है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि आपका जितना भी पैसा जा रहा है वो अंडर गवर्नमेंट जा रहा है, तो ये काफी ज्यादा सेफ होता है। इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली पूरे अमाउंट को ले सकती है, विड्रॉ कर सकती है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट है। अब देखा जाए तो ये होता है यूनिवर्सल एक्सेस, तो आपको बार बार इसमें कोई भी चेंजेस कराने की नीड नहीं होते। आपको एक बार आपका यूनिवर्सल एक्सेस नंबर मिल जाता है, यानी कि यूएएन नंबर मिल जाता है। आप अगर कहीं पर भी जॉब छोड़कर जा रहे हो, दूसरी जगह पर आप उस यूएएन नंबर से ही ट्रांसफर करा सकते हो और वहां की सैलरी में से डिडक्शन सेम अकाउंट में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है, सबसे पहली चीज तो अगर आप 5 साल से पहले कहीं पर स्विच कर जाते हो और वहां पर अगर आप यूएएन नंबर ओपन कराते हो तो आपको टैक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मेक श्योर अगर आपका ऑलरेडी एक यूएएन नंबर है तो आप उस यूएएन नंबर को ही दूसरी जॉब में ट्रांसफर कराओ। अब एक बार विड्रॉल प्रोसेस भी समझ लेते हैं। अगर आप उस अमाउंट को 5 साल से पहले विड्रॉ कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको 100% विड्रॉल मिलता है जब आप रिटायरमेंट एज के टाइम पर उसे विड्रॉ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप 50 इयर्स की एज पे अगर आप उसे विड्रॉ कर रहे हो तो आपको 100% विड्रॉल मिलेगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। साथ में आप जो आपको इंटरेस्ट मिला है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। पार्शियल विड्रॉल्स भी आप कर सकते हो। वो आप कौन कौन सी सिचुएशन में कर सकते हो, जैसे आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, आपको अपनी शादी के लिए चाहिए या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। एक और ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप 100%
विड्रॉल ले सकते हो जब आप रेजिग्नेशन दे देते हो किसी भी कंपनी में और 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड होते हो। तो 2 महीने के बाद ही आप उस अमाउंट को 100% क्लेम कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 58 ईयर्स यानी कि रिटायरमेंट एज में ही आप 100% विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन यस अगर आपको 57 ईयर्स में भी विड्रॉ करना है तो आपको 90% ही विड्रॉल मिलेगा। अब देखा जाए तो आपका जो रेजिग्नेशन वाला सिचुएशन है उसमें आपको अभी भी पैसों की नीड नहीं है, तो आपको वो अमाउंट उसी में ही रहने देना चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट भी हैम्पर नहीं होगा और आपको एक पॉइंट पर आकर अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। साथ में जब भी आप किसी दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हो तो आपको सेम नंबर ही ट्रांसफर कराना चाहिए। अब आपका जो 12% काउंट होता है वो सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी पर नहीं होता, बेसिक प्लस डीए पर होता है हर कंपनी में। अब अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितना परसेंट आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है उतना ही परसेंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आपका जो अमाउंट होता है वो डायरेक्टली ईपीएफ में जाता है। वहीं जो एम्प्लॉयर आपका अमाउंट दे रहा है वो डिफरेंट जगह पर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ईपीएफ, ईपीएस, ईडीआईआई और ईपीएफ एडमिन। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 12% वाला ऑप्शन चूज किया और आपकी सैलरी में से 12% डिडक्ट होता है और ईपीएफ में ऐड हो जाता है। अब वहीं अगर एम्प्लॉयर 12% दे रहा है तो उस 12% को डिवाइड कर दिया जाएगा। ईपीएस में जाता है 8.33%, ईपीएफ में जाता है 3.6%, ईडीआईआई और ईपीएफ एडमिन में जाता है 11%। अब ये तो हमने उस सिचुएशन में समझ लिया जब आपकी सैलरी 15,000 या फिर 15,000 से कम है, लेकिन ये ऑप्शन उनके पास भी होता है जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर होती है। अब उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी पूरी सैलरी पर डिडक्शन ले सकते हैं 12% का या फिर 1800 का, या फिर वो मिनिमम ईपीएफ का एडवांटेज ले सकते हैं। मिनिमम ईपीएफ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए है तो 40,000 पर 12% डिडक्ट नहीं होगा, आपका सिर्फ 15,000 पर ही 12% डिडक्ट होगा। सेम विद एम्प्लॉयर, वो भी 15,000 पर ही 12% कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर्स के पास और एम्प्लॉइज के पास ऑप्शन होता है, वो दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते। अगर पूरे 40,000 पर उनको 12% डिडक्ट कराना है तो वो भी चूज कर सकते हैं। अगर उन्हें ये चाहिए कि 40,000 पर नहीं सिर्फ 15,000 पर डिडक्ट हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो एट लास्ट आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।